मैं हूं विवेक पांडे और छत्तीसगढ़ की बड़ी बहस में आपका स्वागत है। आज से छत्तीसगढ़ में क्रिकेट लीग की शुरुआत हो चुकी है। लिहाजा क्रिकेट की भाषा में कहा जाए तो बीजेपी को प्लेइंग 11 बनाने से कांग्रेस ने रोक दिया। आसान भाषा में कहा जाए तो बीजेपी ने 11 में से 10 सीट पर जीत हासिल की, जबकि कांग्रेस के लिए कोरबा सीट पर ज्योत्सना चरणदास महंत ने जीत हासिल की। उन्हीं के पति और नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत के बयान को लेकर सियासी बवाल मचा है। राजनांदगांव में पीएम मोदी को लेकर एक विवादित बयान दिया था। एक बार फिर उन्होंने माफी मांगी। बीजेपी ने तंज कसते हुए कांग्रेस कैंडिडेट के लिए चरणदास महंत को जिम्मेदार ठहराया। बीजेपी का सीधे तौर पर कहना था कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और अन्य मंत्रियों के हारने के पीछे चरणदास महंत का ही हाथ है। बीजेपी ने यह भी कहा कि कोई अचंभा नहीं, अपने घर को तोड़ना, अपने परिवार को उजाड़ना, अपने लोगों को निपटाना यह कांग्रेस से ही सीखा जा सकता है। इस स्ट्रेटेजी के तहत चरणदास महंत ने बयान दिया और उसका असर चुनाव में दिखा। ये बात कैबिनेट मंत्री ओपी चौधरी ने कही। उधर बीजेपी के आरोपों पर जवाब देते हुए नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने कहा कि ओपी चौधरी निपट गवैया है, उसको गांव की समझ नहीं आती तो कुछ नहीं कह सकता। खरबूजा जैसे रंग बदलते हैं उसी तरह से बीजेपी में आकर रंग बदलने लग गया। उनको चेतावनी देते हुए कहा कि छत्तीसगढ़िया बने रहें, इनके संगत में ना पड़े। साथ ही बीजेपी को हराने वाले आरोपों पर चरणदास महंत ने सफाई दी। उन्होंने कहा कि हमने किसी को नहीं हराया, ना मेरा बयान मुख्यमंत्री के खिलाफ था, ना प्रधानमंत्री के खिलाफ। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे और जानेंगे कि क्या महंत का ही बयान कांग्रेस का चुनावी अंत है। खरबूजा गवैया जैसे शब्द, सियासत की सुशोभित भाषा, छत्तीसगढ़िया का राग अलाप, क्या फिर सियासी जाप? तो ये हमारी चर्चा का आज विषय रहेगा। तो जिस प्रकार से बीजेपी ने बयान दिया है चरणदास महंत को लेकर और उस पर चरणदास महंत ने पलटवार भी किया है। ओपी चौधरी का यह बयान, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि चरणदास महंत ने अपनी ही पार्टी को निपटा दिया। और इसके साथ ही साथ ये आरोप भी लगाए हैं। समझते हैं इन आरोपों को। दो खास मेहमान चर्चा में जुड़ चुके हैं। अनिल चौहान जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं। जसविंदर बग्गा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं। दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है। शुरुआत करते हैं चौहान साहब से। क्या चौहान साहब ये जो बयान दे रहे हैं, चौधरी साहब जो बात कह रहे हैं कि महंत जी ने सिर्फ अपनी सीट जीतने के लिए बाकी सबको निपटा दिया, तभी इस तरह के बयान दिए, पहला रिएक्शन इसी बात पर? देखिए विवेक जी, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि गवैया नहीं, वो गवैया बोले हैं। मतलब उनके कहने का आशय है कि ओपी चौधरी जी खुद गवैया हैं, मतलब गांव के निवासी हैं। तो उनको ये मालूम होना चाहिए कि मेरे कहने का भाव क्या था। जी, कहने का भाव ये है कि छत्तीसगढ़िया जो आदमी होता है, जो गांव का आदमी होता है, वो समझता है। जैसे आपके डिबेट से मैं निकलूंगा तो लोग कहेंगे अच्छा कचारे भैया, अच्छा पटके जसविंदर बग्गा जी का। तो मैं टीवी में घुस के जसविंदर बग्गा जी को पटकूंगा नहीं, मेरे सम्मानी बड़े भाई जैसे हैं वो। ये भाषा है हमारी, ये हमारा ठेठपन है कि हम इस तरह बात करते हैं कि आपने कठोर से कठोर प्रहार किया। और दूसरी बात विवेक जी ये देखिए कि ओपी चौधरी साहब आरएसएस और भाजपा की संगत में आने के बाद कैसे रंग बदलने लगे, जिसको महान जी ने डिफाइन किया कि भाजपा और आरएसएस का मूल कॉन्सेप्ट है फूट डालो राज करो। महंत जी जो स्वयं बयान देते हैं वो जीत रहे हैं और कह रहे हैं उसी बयान के आधार पर दूसरे हार जाते हैं। अब आप बताइए कितनी हास्यास्पद बात है। और सबसे बड़ी बात यह है, जिस देश का प्रधानमंत्री जो चाय वाले से शुरू करके कहता है कि मैं बायोलॉजिकल नहीं, मैं अवतार लिया हूं। अब आप सोचिए, जो कहता है मंगलसूत्र छीन लेंगे, संपत्ति छीन लेंगे, जो 10 करोड़ की गर्लफ्रेंड, कांग्रेस की विधवा, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करता है। गिरिराज सिंह, रेणुका सिंह, इनके अमर्यादित बयानों को मैं आपके टीवी पे बोल भी नहीं सकता। तो वो बयान ज्यादा अमर्यादित है, लोकतंत्र के लिए अपाच्य है। मेरा मानना यह है राजनीति की शुचिता बनी रहनी चाहिए। ऐसे विषयों को छेड़कर भारतीय जनता पार्टी सिर्फ अपना जबरदस्ती का पीठ सहला रही है। ये इनको डर है कि अब कांग्रेस इस चीज को और आम जनता भी छत्तीसगढ़ की समझ चुकी है कि हम धोखा खा गए।
इनका जो पर लगातार सुनील ईडी, जी, आईटी, सीबीआई के माध्यम से लोग यहाँ चरित्र हनन करने का प्रयास किए। अनिल जी, अगर जनता को ये बयान पसंद आते तो जनता जनादेश में बीजेपी को इंक्रीज करती ना, तो जनता ने दिया तो है वोट, लेकिन अभी भी अगर बीजेपी इंटरेस्ट ले रही है आपकी पार्टी में कि बड़े नेता अपनी पार्टी का समर्थन करने के बजाय सिर्फ अपनी सीट बचाने में लगे रहे, तो कुछ तो इसमें इनर पॉलिटिक्स हो सकती है, या फिर ये बीजेपी ने सिर्फ एक अफवाह जैसे इसको उड़ा दिया। मतलब दोनों चीजें आपसे। विवेक जी, ये सिर्फ अफवाह है। भाजपा और आरएसएस की बेसिक राजनीति का मूल ही अफवाह है। आप देखिए, अमित शाह जब भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उन्होंने कहा, मैं जानता हूं कि मुलायम सिंह को अखिलेश यादव ने थप्पड़ नहीं मारा, ये वीडियो वायरल हुआ था, लेकिन इसको चलाइए क्योंकि हमको लाभ हो रहा है, राजनीतिक लाभ हो रहा है। अपने वॉलंटियर को संबोधित करते हुए अमित शाह जी एक मीटिंग में कह रहे थे। तो इनका मूल कॉन्सेप्ट है। इस तरह की चीजें आप भाजपा में पाएंगे। दूसरी बात, अगर इस एक बयान से हार जीत होनी होती तो खुद महंत जी जीते हैं। आपके विद्वान दर्शकों पर और आप पर मैं निर्णय छोड़ता हूं कि आप सोचिए कि एक बयान क्या एक जगह नुकसान करेगा और जो व्यक्ति दे रहा है उसी को नुकसान नहीं करेगा। छत्तीसगढ़ की जनता बहुत ठेठ अंदाज को समझती है और वो ये भी जानती है कि राजनीतिक शुचिता को भंग करने वाला बयान नहीं था। वो उस भाव में, उस जो वहां वातावरण था, उस परिस्थिति में दिया गया ठेठ छत्तीसगढ़िया अंदाज था महंत जी का। महंत जी ने हमेशा एक शुचिता की राजनीति की है, गरिमामय राजनीति की है। महंत जी के इतने बड़े राजनीतिक कैरियर में 10 से 11 चुनाव लड़ चुके हैं और मैक्सिमम चुनाव उन्होंने जीता है। आप कभी नहीं पाएंगे कि उन्होंने भाषा की शुचिता को भंग किया हो। वो हमारे आदरणीय नेता है और खुद भाजपा के सभी नेता उनका सम्मान करते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का एक छद्म रूप, जिसके माध्यम से वो यहाँ ईडी, आईटी, सीबीआई, आप देखिए, जिसके माध्यम से चुनाव लड़ी, चरित्र हनन का प्रयास की, कभी भूपेश बघेल जी का, कभी दूसरे नेताओं का, ये उसी कड़ी का एक और एपिसोड है। ये भारतीय जनता पार्टी की जो कलई है वो अब खुल चुकी है। पूरे देश के परिणाम के बाद छत्तीसगढ़ की जनता को पछतावा है और आप आने वाले समय में देखिएगा इनके हर अफवाह, हर इस तरह के र्यूमर और फूट डालो राज करो की नीति का जवाब छत्तीसगढ़ की जनता जरूर देगी। चलिए, जसविंदर जी से प्रतिक्रिया लेते हैं। जसविंदर जी, कांग्रेस ने साफ तौर पर डिनाई किया है ये र्यूमर्स के अलावा और कुछ नहीं है, इस बयान में कोई दम नहीं है। देखिए, कांग्रेस को कुछ तो कहना है ना, तो इस प्रकार की बात करके अपनी जगह को सुरक्षित करने की, अपनी हालत को बचाने की कोशिश कर रही है। और मैं बताता हूं आपको, बहुत गंभीर राजनीतिज्ञ हैं चरणदास महंत, ये बात मैं भी स्वीकारता हूं। बहुत सुलझे हुए हैं, बहुत शांत हैं, बहुत शालीन हैं, और बिना कारण के इस प्रकार का बयान जो उन्होंने चलते लोकसभा में राजनांदगांव में कार्यकर्ता सम्मेलन में नामांकन के दिन दिया था, वह अनायास नहीं था। आपको इसके तह तक जाके समझना होगा कि कोई भी राजनीतिज्ञ, अभी अनिल जी कह रहे थे कि लगभग 10-11 चुनाव वो लड़ चुके हैं, जीत चुके हैं, मतलब उनके पास एक बहुत सुदीर्घ राजनीतिक अनुभव है, उनकी विरासत है, उनके घर की विरासत है राजनीति। ऐसा राजनीतिक जिसने पूरे 10-11 चुनाव में इस प्रकार की बयानबाजी नहीं की, अचानक क्यों कर इस प्रकार की बयानबाजी करता, आपको उसके पीछे जाना होगा। हर नेता की एक महत्वाकांक्षा होती है कि वह अपने आप को, अपने कद को बड़ा करे। और देखिए, भूपेश बघेल के 5 साल तक के मुख्यमंत्री रहते, आपको पता है 2018 के चुनाव में 4 दावेदार थे मुख्यमंत्री पद के, जिसमें एक चरणदास महंत भी थे। आला कमान ने भूपेश बघेल को नेतृत्व सौंपा था। उस समय की टीस कहीं ना कहीं टीएस शिवदेव के अंदर भी थी, तामझर साहू के अंदर भी थी और चरणदास महंत के अंदर भी थी। महत्वाकांक्षी राजनीतिक होता है, मैं दोबारा कह रहा हूं। और उस टीस के कारण अपने आप को, अपने कद को बड़ा करने के लिए एक बहुत सुनियोजित ढंग से सोच समझ कर दिया गया बयान था कि किस प्रकार से ऐसा मोदी का मुंह फोड़ने वाला, लाठी मारने वाला सांसद चाहिए। कहां, जहां भूपेश बघेल चुनाव लड़ रहे थे, वो इस तरह से भूपेश बघेल को डैमेज करना चाहते थे और वो अपने, मुझे लगता है कि मंसूबों में कामयाब हुए। भूपेश बघेल को हार मिली, शिव डहरिया को हार मिली, देवेंद्र यादव को हार मिली। चरणदास महंत जीतकर आज छत्तीसगढ़ में एक बड़े कद के नेता के रूप में दिल्ली गए हैं। जो एकमात्र सीट कांग्रेस ने जीती है वो चरणदास महंत की पत्नी ने जीती है। निश्चित ऐसे चरणदास महंत का कद बढ़ा होगा और जिस सोच के कारण चरणदास महंत ने ऐसा बयान राजनांदगांव में दिया है, मुझे लगता है उनकी सोच कामयाब हो गई है। चलिए, ठीक है। अब एक सवाल अनिल जी ये खड़ा होता है, जो बात आप कह रहे थे कि देश की जनता ने ठीक ठाक जनादेश दे दिया, लेकिन छत्तीसगढ़ इस बार चूक गया, पर ऐसा क्यों?
छत्तीसगढ़ में तो अभी रिसेंट आप लोग सत्ता में आप ही लोग थे और सत्ता से अपदस्थ हुए, फिर उसके बाद ये चुनाव हुआ। अगर कहीं ना कहीं कांग्रेस को एक छाप तो छोड़नी थी। कोरबा आप लोग 2019 में भी जीते थे, लेकिन बीजेपी ने आपसे बस्तर भी ले लिया। तो इस सीट के इस पर भी तो चर्चा होनी चाहिए ना कि पिछली बार के प्रदर्शन को भी कांग्रेस बरकरार नहीं रख पाई। देखिए विवेक जी, चाहे वो दिल्ली की बात हो चाहे छत्तीसगढ़ की, ये बहुत अच्छा सवाल है आपका। जिन सरकारों ने, राज्य सरकारों ने या बड़े नेताओं ने, चाहे भूपेश बघेल हो, अरविंद केजरीवाल हो, चाहे शरद पवार हो, ये जिन बड़े नेताओं ने मोदी सरकार से सवाल पूछा या उसको घेरने की कोशिश की, उसकी असलियत उजागर की, उन नेताओं को डैमेज करने के लिए ईडी, आईटी, सीबीआई के माध्यम से जो खेल मोदी सरकार ने, शाह सरकार ने खेला, उसका परिणाम था कि इन्होंने पूरी ताकत दिल्ली और छत्तीसगढ़ जैसे जगहों पर लगाई जहां ये सरकार में भी नहीं थे, और कैसे वहां नेताओं का चरित्र हनन करना है ये पूरे देश की जनता जानती है। आपके विद्वान दर्शक भी जानते हैं कि चाहे राकपा शिवसेना को खत्म करने का मामला हो, चाहे हिमंता बिस्वा शर्मा या अशोक चौहान, जिन पर भ्रष्टाचार का आरोप स्वयं मोदी जी लगाते थे, उनको कैसे वॉशिंग मशीन में अपने यहां साफ करके ले गए। बहुत लंबी लिस्ट है, नवीन जिंदल, कितने नाम है, मैं गिनाऊंगा तो कई बहुत लंबी देर लग जाएगी, 50 नाम है ऐसे। तो ये जो पॉलिटिक्स थी भाजपा की कि छद्म रूप से कैसे हम वहां के नेतृत्व का चेहरा खराब करें, वहां कैसे दूषित राजनीति को पहुंचाएं, उसमें कहीं ना कहीं भाजपा सफल हुई। वो महादेव ऐप को देखिए लेकर बहुत बड़ी राजनीति हुई, आज तक महादेव ऐप चल रहा है। दोनों डबल इंजन की सरकार तमाशा देख रही है, युवा लूट रहे हैं। और बड़ी बात देखिए, युवाओं को लूटने के लिए महादेव ऐप नहीं, सैकड़ों ऐसे ऐप चल रहे हैं। लगभग 50 करोड़ के करीब युवाओं को इन्होंने सट्टे के बाजार में धकेल के रखा है। और उन फॉर्चून गेमिंग हो या महादेव ऐप हो, उनसे चंदा वसूली करते हैं। एसबीआई का जो इलेक्टोरल बॉन्ड का सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जो खुला, उसमें सारे लोग इस सच को जान गए। तो देखिए, इसके माध्यम से इन्होंने चरित्र हनन का जो प्रयास किया, मेरा यह मानना है कि चाहे दिल्ली हो चाहे छत्तीसगढ़ हो, इन रिजल्ट का बहुत बड़ा असर हुआ। कमलनाथ जी को लेकर इन्होंने र्यूमर उड़ाया। अभी भाजपा के प्रवक्ता आपके लोकप्रिय चैनल पर खुलेआम कह रहे हैं कि बयानों के कारण ये नेता हारे। तो साहब, आपने क्या किया? मुद्दों ने क्या किया? जो बड़े मुद्दे थे, सांसदों की निष्क्रियता की बात थी और दूसरे मुद्दे थे, ये लगातार मोदी सरकार के 10 साल के जो विकास और हम जो इनके तानाशाही को, इनके रोजगार, महंगाई में विफलता को सब गिना रहे थे, क्या उन मुद्दों का कोई योगदान नहीं है? तो भारतीय जनता पार्टी ये जो गेम खेलती है, इसको आपके दर्शक भली भांति समझ रहे हैं और सारे लोग समझ रहे हैं। कोई भी विद्वान व्यक्ति इसको देखेगा तो समझ जाएगा। और भारतीय जनता पार्टी ने प्रोपेगेंडा और किस तरह से धार्मिक उन्माद, कहीं हिंदू मुसलमान, कहीं हिंदू ईसाई, ये जो खेल खेला, इसको मैं लौट रहा हूँ चौहान साहब आपके पास। मध्य प्रदेश में इन्होंने आने नहीं दिया जनता को। कुछ बयान इस वक्त हमारे दर्शकों को सुनवाना बहुत जरूरी है, फिर चर्चा में लौटते हैं। मोदी जी के लिए भूपेश बघेल को आगे करके लाठी वाला बयान चरणदास महंत जी जा करके राजनांदगांव में भूपेश बघेल जी का कबाड़ा कराए। उधर उनका गृह विधानसभा क्षेत्र शक्ति पड़ता है, वहाँ डॉक्टर शिव डहरिया जी को 17,500 वोटों से हरवा दिए। देवेंद्र यादव जी को उन्होंने घोषित कर दिया ये बाहरी हैं। इस तरह से सबको निपटाने का काम चरणदास महंत जी ने किया है। और निश्चित रूप से कांग्रेस एक डूबती नाव है और इस डूबती नाव में की स्थिति लगातार बद से बदतर होती जा रही है। और देश के लिए एक मजबूत विपक्ष की जो भूमिका होनी चाहिए वो कांग्रेस कर पाने में आज भी सक्षम है। मोदी जी तो देश के तीसरी बार प्रधानमंत्री की शपथ लेने जा रहे हैं। जनता ने उनको आशीर्वाद दे दिया है। लाठी चली है भूपेश बघेल जी के ऊपर चरणदास महंत जी के षड्यंत्र से, लाठी चली है डॉक्टर शिव डहरिया जी के ऊपर चरणदास महंत जी के षड्यंत्र से, और लाठी चली है देवेंद्र यादव जी के ऊपर चरणदास महंत जी के षड्यंत्र से। अब हम जिम्मेदार हम ही लोग हैं, समझ लीजिए। इसकी समीक्षा करेंगे कि हमारा कितना दोष है, किसका कितना दोष है। ये तो मैं समझता हूँ कि ओपी चौधरी जो निपट गंवैया है, अगर उसको गांव की भाषा समझ में नहीं आती तो मैं उसको कुछ नहीं कह सकता। मगर वो खरबूजा को देख के खरबूजा जैसे रंग बदलता है, उसी तरीके से भाजपा में आकर वो रंग बदलने लग गया। तो उसको मैं चेतावनी देखता हूँ कि वो छत्तीसगढ़िया ही बना रहे, वो मत संगत में पड़ेगी। हमने किसी को नहीं हराया। न मेरा ये बयान मुख्यमंत्री के खिलाफ था, न मेरा ये बयान प्रधानमंत्री के खिलाफ था। छत्तीसगढ़ में आप सब लोग समझदार हैं, गूगल उठाइए और सिर फोड़ना का अर्थ पढ़िए, मुहावरा में क्या होता है। सिर फोड़ना का अर्थ
गूगल में लड़ाई झगड़ा करना होता है। मैं आज भी कह रहा हूँ कि अगर हमारे प्रदेश से कोई नेता नरेंद्र मोदी के खिलाफ ठीक से खड़ा हो सकता है, अब जिसको सामान्य भाषा में लाठी लेके खड़ा हो सकता है, तो कहेंगे कि वो भूपेश बघेल है। इसलिए मैंने कहा था कि एक ऐसा नेता को चुन के भेजिए जो आपके लिए लाठी लेके खड़ा हो सके और आपके लिए लड़ सके। ये छत्तीसगढ़ी भाषा में है, इसलिए मैंने सरलता से अपनी बात कह दी थी। इसका लोगों ने गलत अर्थ लगाया, लोगों ने गलत समझा, तो मैंने उनके समझ को क्षमा करते हुए तत्काल अपनी माफ़ी मांग ली थी। मेरा न तो ऐसा मत था कि किसी का सर फोड़ना है, न ऐसा मत का हूँ। और चलिए एक बार फिर से चर्चा में आपको जोड़ते हैं। अनिल जी, आप बात रख रहे थे कि देश में एक कांग्रेस को लेकर जो पहले नैरेटिव सेट किया गया था उसको अब कांग्रेस ने बहुत पीछे हद तक छोड़ा है और कहीं ना कहीं कांग्रेस कार्यकर्ताओं में इसको लेकर एक सकारात्मक ऊर्जा भी आई होगी। पर फिर प्रदेश में कैसे अब कांग्रेस को आप लोग स्थिर करेंगे, क्योंकि राज्य में भी इस वक्त आपकी सरकार नहीं है। देखिए, संगठन लगातार जब भाजपा कांग्रेस मुक्त भारत कहती थी, जनता ने इनको करारा तमाचा मार दिया है, या कहना चाहिए जो लाठी की ये बात करें, जनता ने इनको लाठी मार दी है। इनको अल्पमत में लाकर भाजपा को जिस तरह ये तानाशाही की सरकार चला रहे थे, खुद को अवतार बताने लगे थे, बायोलॉजिकल नहीं है बोलते थे, उनको जनता ने जवाब दे दिया है। और देखिए विवेक जी, कांग्रेस बूथ वाइज समीक्षा करेगी, बातों की गहराई में जाएगी। बग्गा साहब आऊंगा आपके पास, जी आऊंगा जसविंदर जी परेशान मत होइए जी, बग्गा साहब आ रहा हूँ आपके पास। तो देखिए, जैसे ही जनता यहाँ बूथ वाइज जब समीक्षा करेगी कांग्रेस, बूथ वाइज जब बस आपके पास ही आ रहा हूँ, पर्याप्त मौका अभी है समय। तो बूथ वाइज जब समीक्षा करेगी कांग्रेस और उसके परिणाम को भी देखेगी कि कैसे इन लोगों ने छत्तीसगढ़ में छद्म रूप से कांग्रेस को हराने का काम किया, और इनको बराबर जवाब देगी जनता। और दूसरी बात देखिए, हम कभी भी सत्ता में आए विवेक, हम किसी विचारधारा के मुक्त होने की बात कभी नहीं करते। हम तो विपक्ष का भी सम्मान करते हैं। स्वागत करना चाहिए, विपक्ष का स्वागत करना चाहिए। लब्बो लबाब ये बात नहीं तो क्यों एक चाय वाला देश का प्रधानमंत्री बन जाता, बग्गा साहब से लेते हैं जवाब, बोलिए मंत्री बन जाता, बोलिए। हमने अवसर दिया, हमने उपलब्ध ठीक है चौहान साहब प्लीज बोलिए। जी बग्गा जी आप बोलिए। देखिए, बहुत सारी बातें, बहुत सारा विषय इस बीच में आ गया। मैं लाइन से प्रारंभ करता हूं। मुझे लगता है कि मुझे कुछ बातों का जवाब आपके माध्यम से अनिल जी को जरूर देना चाहिए। बोलिए। उन्होंने केजरीवाल, भूपेश बघेल और शरद पवार के चरित्र हनन की बात ईडी सीबीआई के माध्यम से करने की कही। साहब, केजरीवाल शराब घोटाले में अपनी टीम के साथ अंदर हैं, लगातार जांच चल रही है, लगातार कोर्ट में वो बेल एप्लीकेशन लगा रहे हैं। चंदा घोटाले ठीक है ठीक है ठीक है अनिल जी, अनिल जी सुन के जवाब सुन लेते हैं। अनिल जी आप बोलिएगा, आप बोलिएगा। देखिए अभी वो भी सुन रहे थे बात को। देखिए साहब, अगर आपको ऐसे ही बहस करानी है तो मैं निकल जाता हूँ, मैं इनसे बात करने। ठीक है, आप बोलिए। अगर ऐसा ही चलेगा तो जब सच आता अनिल जी है प्लीज लग जाता है। मैंने आपको बोलने का मौका दिया अनिल जी। आपकी एक कम संकुचित विचारधारा है कि आप ही बोलेंगे और सामने वाला नहीं बोलेगा। अरे साहब, आप अकेले बोले लिखे बड़ी विचारधारा के हैं। चलिए बोलिए जसविंदर जी। जसविंदर जी बोलिए। धन्यवाद देता हूँ मैं आपको। मैं 3 मिनट चर्चा का समय बचा है, बोलिए। इतना नाराज मत होइए, अभी बहुत समय है, आप जवाब दीजिए। चैनल के एंकर महोदय, सार्थक जवाब आपको लगता है कि आपको सिर्फ कांग्रेस के प्रवक्ता की बात को सुनना है और मेरी बात को कटवाना है, तो मैं क्षमा प्रार्थी हूं, मैं कुछ भी नहीं कहना चाहता हूं। आपको लगता है कि कांग्रेस के प्रवक्ता की ही सुननी है। सर मैं तो आप दोनों को मौका दे रहा हूँ परस्पर। अब ये तो परस्पर आप लोगों को देखना है ना कि एक दूसरे को बोलने दिया जाए। बग्गा साहब मैं तो आपको भी मौका दे रहा हूँ, चौहान साहब को भी दे रहा हूँ, तो मैं क्या करूँ बताइए। मैंने किसी को इंटरप्ट नहीं किया, नहीं, मैंने किसी को इंटरप्ट नहीं किया। मैंने सवाल पूछे हैं और सवाल के जवाब मांगे। मैंने कोई इंटरप्ट नहीं किया किसी को। दैट विदाउट इंटरप्ट मैंने आप दोनों को मौका दिया है। चौहान साहब को मैं मना ही कर रहा हूं कि कृपया चौहान साहब आप मत बोलिए, बग्गा जी अपनी बात रखें। इसका मतलब ये थोड़ी ना कि मैं सिर्फ अनिल चौहान जी को सुनने के लिए बैठा हूं, मैं तो आप दोनों को सुनने के लिए बैठा हूं। और मैं इसलिए बैठा हूं ताकि आप जनता से भी कन्वे कर सके। बोलिए जसविंदर जी, विदाउट एनी इंटरप्ट।
अनिल जी अगर प्लीज। ये बीच में नहीं बोलेंगे तो मैं बोलता हूँ। सर तो मैं देखिए, क्षमा मैं चाहता रिक्वेस्ट कर हूं। सकता हूँ, गारंटी नहीं ले सकता, मैं रिक्वेस्ट कर सकता हूँ। तो फिर आप उन्हीं से बात करें, मुझे क्षमा करें। धन्यवाद। हाँ ठीक है सर, मैं सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, एज ए मैं रिक्वेस्ट कर सकता हूँ एंकर, चाहे अनिल जी हो चाहे जसविंदर जी हो। भैया मेरे मैं ये कह रहा हूँ जसविंदर जी को ताना अपना साफ सजा करना जसविंदर जी, ये ठप्पा लगाने वाली बात परेशान हो जा थोड़ी ना रहे है हैं, कि मैं बौखला अनिल जा जी रहे को हैं। चुप करा दूं और इस चीज की मैं गारंटी भी ले लूं। अगर वो कोई चीज बोल रहे हैं तो मैं निवेदन कर रहा हूँ। बीच में एक आध शब्द कोई बोल दिया तो आपको ऐसा लग रहा है कि आप अकेले माइक लेके बैठेंगे। अरे चलिए डिबेट ठीक में है, बैठे अब सुन कोई लेते गलत बात बहुत कहेंगे तो बहुत हम तो रोकेंगे ना। 20 मिनट से बोल रहा हूँ मैं, तो चुप सुन आपको रहा हूँ। बड़ी 20 तकलीफ मिनट हो से बोले जाती जा है। रहे हो, 20 मिनट से बोले जा रहे हो, मैं चुप सुन चलिए रहा ठीक है, हूँ। समापन अभी समापन आप कर लीजिए। बग्गा साहब बहुत समय व्यर्थ जा चुका है। बग्गा साहब समापन आप कर लीजिए। कुछ नहीं होना है। ठीक है अनिल जी प्लीज, अनिल जी, बग्गा साहब इस चर्चा का समापन आप करेंगे, बोलिए आप बोलिए आप। भाई साहब अगर ऐसा लगता है कि इसी प्रकार से तू मैं करनी है तो मुझे पसंद नहीं आ रहा है। मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। आप अनिल जी के साथ लगातार संवाद करें और मैं आपसे जितनी बार आप क्षमा मांगे उतनी देर में तो आप अपनी बात रख लेते हैं। बौखलाते क्यों हैं आप? जितनी बार आप क्षमा मांगते हैं और जाते भी नहीं है उतनी देर में आप अपनी बात रख लेते हैं। दर्शक भी सुन लेते हैं आपका पक्ष क्या है। चलिए बोलिए, क्षमा मांगता हूँ, बोलिए, सहानुभूति लेने की कोशिश कर रहे हैं। बताइए ना क्या विषय बता रहे हैं आप। ठीक है, बोलिए ठीक है, बोलिए जसविंदर जी। चलिए ठीक है, मैं बहरहाल शुक्रिया करूंगा हमारे दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। अनिल जी, जसविंदर जी, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, राजनीति में इस तरह के बयान आते रहते हैं, बिना बयान के राजनीति होती भी नहीं है। साइलेंट मोड में राजनीति कभी ना आपने देखी होगी, ना पढ़ी होगी, ना सुनी होगी। तो इस तरह के बयान सियासत में आते रहते हैं जिसमें ये बात बताई जाती है कि देखिए वो व्यक्ति चुनाव इसलिए जीत गया क्योंकि उसने इस तरह का बयान दे दिया, वो व्यक्ति चुनाव इसलिए हार गया क्योंकि उसने इस तरह का बयान दे दिया। लगभग आज बयानबाजी को लेकर ही हम बात कर रहे थे, जिसमें ओपी चौधरी ये कह रहे थे कि चरणदास महंत का राजनांदगांव में दिया गया वो बयान कांग्रेस के गले की हड्डी बन गया और जनता ने कांग्रेस को नकार दिया, जिस पर चरणदास महंत ने सफाई भी दी है और लोगों से उनके दिए बयान को और उस सफाई को वापस से सुनने के लिए कहा है। और इस बात को चरणदास महंत ने कहा कि मैंने बात छत्तीसगढ़िया वे में कही थी, छत्तीसगढ़िया लोगों के लिए कही थी, जिसका गलत ट्रांसलेशन करके उसको विस्तृत तौर पर ज्यादा से ज्यादा बढ़ाया गया। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या वाकई में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का 10 सीटों पर हारना गुटबाजी था? बड़े नेताओं का अपनी सीट पर ही फोकस करना और दूसरी सीट पर फोकस न करना था? अब इसको हवा तो बीजेपी दे रही है, लेकिन कांग्रेस पूरी तरह से अस्वीकार कर रही है। फिलहाल के लिए बड़ी बहस में इतना ही।